नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पेपर की ऑफिशियल आंसर की। हिमाचल प्रदेश में अभी 9 अक्टूबर को सीएचओ का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। उसी पेपर की ऑफिशियल आंसर की आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनमें से 50 क्वेश्चन आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे और जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। और 9 अक्टूबर को ही स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया गया था हिमाचल प्रदेश के अंदर। वो पेपर भी हम डिस्कस करेंगे जस्ट सीएचओ के इस पेपर के बाद में। दोस्तों ये जो एग्ज़ाम ली गई थी ये अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के द्वारा कंडक्ट करवाई गई थी। तो इसमें किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं और क्या आंसर्स आपको करने थे, और आगे अगर इस प्रकार के सवाल पूछे जाए तो आपको क्या आंसर्स करने हैं। तो आप पूरे पेपर को अच्छे से ज़रूर पढ़ना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सवाल है जो प्रीवियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर से लिए गए हैं। एज इट इज़ वैसे के वैसे ही छप के आए हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी अच्छे से पढ़ें। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे ऐप के ऊपर देख सकते हैं। आपको ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करके ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप पढ़ सकते हैं। वहीं पर आपको ये पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए हम फटाफट से पूरे पेपर के जो 50 क्वेश्चन है वो फटाफट से हम सॉल्व कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर आंसर की फॉर द पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 9 अक्टूबर 2022। 9 अक्टूबर को सीएचओ का एग्जाम हुआ है, उसी की ये ऑफिशियल आंसर की है। और इनके रिगार्डिंग एक कुछ नोटिफिकेशन छोटा सा दिया गया है जिन्होंने एग्ज़ाम दिए उनके लिए, कि 11 अक्टूबर 5 बजे तक आप कोई भी अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो, तो आप इस मेल के ऊपर भेज सकते थे। तो ये तो उनके लिए है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। अपन पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। देखिए पहला सवाल क्या पूछा गया है, द फर्स्ट पर्सन बिकमिंग सिक इन एन एपिडेमिक इज कॉल्ड। देखिए सवाल आपको पूछा गया है कि एपिडेमिक डिजीज़ कंडीशन से कोई भी पर्सन पहली बार अगर सिक होता है या फिर बीमार होता है तो इसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शंस आप पढ़ते रहना, यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको आंसर्स बता देता हूँ। इसी प्रकार से अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो इसी प्रकार से आपको ऑप्शंस नेक्स्ट जो कम्पिटिटिव एग्जाम होने वाली है उनमें आपको इसी प्रकार से ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन डी, इंडेक्स केस। फर्स्ट केस या फिर जो फर्स्ट पर्सन जो बीमार हो रहा है एपिडेमिक डिजीज कंडीशन से, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स केस बोलेंगे। जिन्होंने प्राइमरी केस किया था उनका आंसर रॉन्ग हो गया था। ओके, यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना था, इंडेक्स केस। अगला सवाल देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है, इम्यूनाइजेशन क्या है या फिर इम्यूनाइजेशन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि इम्यूनाइजेशन जो है कौन से प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है, कुछ इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था प्राइमरी प्रिवेंशन। इम्यूनाइजेशन क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, यानी कि पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम इम्यूनाइज करवाते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर इम्यूनाइजेशन जो है वो किसका टाइप है या फिर कौन से प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना था, प्राइमरी प्रिवेंशन। अगला सवाल देखिए, द डिजीज इम्पोर्टेड इन ए कंट्री विच वाज नॉट अदरवाइज प्रेजेंट। सवाल आपको पूछा गया था कि एक ऐसी डिजीज कंडीशन जो सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री के अंदर, यानी सिर्फ और सिर्फ एक देश के अंदर ही वो स्प्रेड आउट हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, वो अदरवाइज कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक बीमारी है, कोई भी बीमारी है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही फैल रही है, ना श्रीलंका में है, ना भूटान में है, ना चीन में है, कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ वो इंडिया के लोगों को ही अफेक्ट कर रही है। तो इस प्रकार की जो डिजीज़ कंडीशन होती है उसको क्या कहते हैं, ये सवाल आपको पूछा गया था। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, एक्जोटिक डिजीज। ऑप्शन साथ साथ पढ़ते रहना, अगर सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा तो ऑप्शंस भी आपको इसी प्रकार से दिए जाएंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना था, एक्जोटिक डिजीज। अगला सवाल देखिए, द एल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ।
ये स्टाफ नर्स के प्रीवियस ईयर के पेपर से पूछा गया। एज इट इज़ ऐसा का ऐसा सवाल स्टाफ नर्स के प्रीवियस ईयर के पेपर्स के अंदर भी पूछा गया था। और ये सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है वो आपको हमारे ऐप के ऊपर मिलेंगे, तो ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। देखिए सवाल में क्या पूछा गया, जो एल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर है ये कौन सी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए कंडक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, काला आजार। काला आजार को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, एल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और नेक्स्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाली है उनमें ये सवाल पूछा जा सकता है। ये सवाल बहुत पहले पूछा गया था और अभी रिसेंटली पूछा गया, तो यानी कि आगे जो एग्जाम्स होने वाली है उनमें भी ये सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कुछ साइन एंड सिम्टम्स या फिर आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बोल सकते हैं वो आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि यहाँ पर ये कौन सी बीमारी को बता रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, संकन आइज, हॉलोज चिक्स, सब नॉर्मल टेम्परेचर, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, वॉशरमैन हैंड्स आर द फीचर ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ से किस प्रकार से सवाल और बन सकते हैं, आपको सवाल दे दिया। नेक्स्ट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाली है उनमें आपको एक सवाल दे दिया कि वॉशरमैन हैंड्स इज़ द फीचर ऑफ। बोल दिया गया कि वॉशरमैन हैंड्स जो है वो कौन सी बीमारी का फीचर है। इस प्रकार से आपको सिंगल वर्ड दे के भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। आपको ये सवाल भी दिया जा सकता है कि हॉलोचिक्स इज ए फीचर ऑफ विच डिजीज, तो कौन सी बीमारी का ये जो फीचर है हॉलोचिक्स, तो आप फिर वहाँ पर करेक्ट आंसर क्या करेंगे। तो यहाँ पर बेस्ट ये है कि जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिए। ये जो आपको साइन एंड सिम्टम्स बताए गए हैं ये एक पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन के बताए गए हैं, तो आपको ये जो साइन सिम्टम्स है वो अच्छे से याद करने और ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी बीमारी के ये साइन एंड सिम्टम्स है। तो देखिए यहाँ पर संकन आइज हो रही है तो आप समझ गए हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है। हॉलोज चिक्स, सब नॉर्मल टेम्परेचर, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, संकन आइज हो रखी है तो यानी हुआ क्या है पेशेंट को, डिहाइड्रेशन। तो ध्यान रखना ये कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइंस मैंने आपको बताई है जिस प्रकार से सवाल नेक्स्ट जो भी एग्जाम्स होने वाली है वहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि वॉशरमैन हैंड्स आर द फीचर ऑफ, है ना। तो इस प्रकार से और ऑप्शंस आपको सेम एज इट इज दिए जाएंगे, तो फिर आपको वहाँ पर भी राइट आंसर क्या करना होगा, डिहाइड्रेशन। तो ये जो आपको साइन एंड सिम्टम्स दिए गए हैं वो डिहाइड्रेशन डिजीज कंडीशन के हैं। अगला सवाल देखिए, ब्लड सैंपल फ्रॉम ए पेशेंट विथ मलेरिया शुड बी कलेक्टेड। सवाल बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आगे जो एग्ज़ाम्स होने वाली है उनमें भी पूछा जा सकता है। आप क्या कर रहे हैं, ब्लड का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं और पेशेंट आपके पास में कौन सा है, मलेरिया का। तो आपकी जो नॉलेज है उसको असेस करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक मलेरिया के पेशेंट से आप ब्लड का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो आप कब वो ब्लड का सैंपल कलेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको इसी प्रकार से ऑप्शंस भी मिलने वाले हैं, वहाँ पर आपको राइट आंसर कर देना एट द पीक ऑफ फीवर। यानी जब मलेरिया पर्सन को होगा तो उसमें अलग अलग 3 स्टेज होगी, उनमें जो फीवर वाली स्टेज है यानी कि पीक लेवल पे अगर फीवर पर्सन को हो रहा है तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, ब्लड का सैंपल कलेक्ट करना है। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आगामी जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाली है उनमें ये सवाल पूछा जा सकता है। ओके, अगला सवाल देखिए, सवाल अगला पूछा गया है, फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर ए स्क्रीनिंग टेस्ट एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज आपको दे रखे हैं, यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट के सभी क्या है, क्राइटेरिया है, एक को छोड़कर एक्सेप्ट से सवाल पूछा गया है। सवाल जब भी आप पढ़े, जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा है उसको जब भी आप पढ़े उसके लास्ट लाइन जरूर पढ़ ले, या फिर हो सकता है यहाँ पर एक्सेप्ट ना देकर यहाँ पर ये भी लिखा हो सकता था कि नॉट, है ना, नॉट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल द क्राइटेरिया ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट एक्सेप्ट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, है ना। इस प्रकार से नोट करके भी पूछा जा सकता है और एक्सेप्ट करके भी सवाल पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट के सभी क्राइटेरिया एक को छोड़कर यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, डिजीज शुड हैव ए लो प्रिविलेंस। ये एक क्राइटेरिया नहीं है स्क्रीनिंग टेस्ट का, बाकी सभी के सभी स्क्रीनिंग टेस्ट की क्या है, क्राइटेरिया है। तो ये तीनों पॉइंट्स जो आपको दे रखे हैं ये भी आप अच्छे से याद कर ले, ये क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट के क्राइटेरिया है। तो आगे जो फ्यूचर में कम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा वो आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्राइटेरिया ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। सिर्फ
स्क्रीनिंग टेस्ट का एक क्राइटेरिया आपको दिया जाएगा, बाकी ऑप्शंस जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट के होंगे ही नहीं। ओके, तो इस प्रकार से भी सवाल पूछे जा सकता है, इसलिए आप तीनों पॉइंट्स को अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग या फिर एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। ट्यूबरकुलोसिस से सवाल 100% हर एक CHO एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में भी ऑलमोस्ट सवाल यहाँ से पूछा जाता है। ट्यूबरकुलोसिस को आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, जब भी एग्जाम हो तब आप उसको रिकॉल जरूर कर लीजिए। ओके, इसके बारे में अच्छे से मैं आपको बता दूंगा, पढ़ा दूंगा। चलिए देखिए यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया, सेकेंड लाइन ड्रग, कौन सी एक एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग की सेकेंड लाइन ड्रग है। बाकी यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे के सारे फर्स्ट लाइन ड्रग है। तो देखिए यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, लिवोफ्लॉक्सासिन। यह है सेकेंड लाइन ड्रग, ट्यूबरकुलोसिस की सेकेंड लाइन ड्रग है लिवोफ्लॉक्सासिन। रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटोल, आइसोनियाजाइड, ये तीनों के तीनों क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग है। इनके बारे में बहुत सारे सवाल बनते हैं, इथाम्ब्यूटोल से भी बनते हैं, रिफाम्पिसिन से भी बनते हैं ऑन एंड जो आइसोनियाजाइड है यहाँ से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। इनको हम ट्यूबरकुलोसिस के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, अंडर वंदे मातरम स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक स्कीम चलाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, वंदे मातरम स्कीम, एक वंदे मातरम स्कीम है। उस स्कीम के रिगार्डिंग कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो राइट है यानी ट्रू है, सही है। तो देखिए यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन बी, it is a facility under which on 9th of every month all antenatal women are examined free of cost at all health centers and clinics। यानी जो वंदे मातरम स्कीम है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स है वो अपने एंटीनेटल चेकअप जो है वो हर महीने 9 तारीख को हर एक हेल्थ सेंटर या फिर क्लिनिक पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकती है। ये महत्वपूर्ण एक जो एम है वंदे मातरम स्कीम का, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर राइट है। ध्यान रखना, आगे सवाल आपको वंदे मातरम स्कीम को लेकर और भी पूछा जा सकता है कि जो वंदे मातरम स्कीम के तहत जो भी एंटीनेटल चेकअप किए जाते हैं वुमेंस के, वो कब किए जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, एवरी मंथ 9th या फिर 9 तारीख को, हर महीने की 9 तारीख को ये जो है एंटीनेटल चेकअप जो है वो किए जाते हैं। अगर 9 तारीख को GH आती है, गवर्नमेंट हॉलीडे आता है, तो फिर उसको नेक्स्ट डे किया जाता है, लेकिन 9 तारीख जो है वो फिक्स डेट है। ओके, अगला सवाल देखिए, सुलिवान इंडेक्स इज, बहुत बार ये पहले सवाल पूछा जा चुका है, बहुत बार ये सवाल पहले पूछा जा चुका है। सुलिवान इंडेक्स जो है, इससे हम क्या करते हैं, फिर इंडेक्स को क्या काम में हम लेते हैं। देखिए जो सुलिवान इंडेक्स है वो क्या बताता है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्री ऑफ डिसेबिलिटी। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है फ्री ऑफ डिसेबिलिटी, उसको हम डिटेक्ट करने के लिए या फिर सुलिवान इंडेक्स से हम चेक कर सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्री ऑफ डिसेबिलिटी को। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी। इसी प्रकार से आपको एक ऑप्शन और भी दिया गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्री ऑफ डिजीज। यहाँ पर क्या बोला गया, फ्री ऑफ डिजीज। जिन्होंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं ऑप्शंस को और डायरेक्टली ऑप्शन ए कर दिया था, उनका आंसर तो गलत हो ही गया है। तो क्वेश्चन को जब भी आप पढ़े उसके बाद ऑप्शंस भी आप अच्छे से जरूर पढ़ लिया करो। ओके, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू केस डेफिनेशन ऑफ कंफर्म्ड केस इन इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम यानी IDSP। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जब भी CHO की एग्जाम होती है IDSP से सवाल पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर आपको वो एक कंफर्म केस के बारे में, मतलब कंफर्म केस के बारे में एक डेफिनेशन दी गई है जो कि ट्रू है, यहाँ पर मतलब सही से दी गई है IDSP के अकॉर्डिंग, वो आपको डेफिनेशन बतानी है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो आपको राइट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सी, इट इज़ बेस्ड ऑन क्लिनिकल डायग्नोसिस बाय ए मेडिकल ऑफिसर एंड पॉजिटिव लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन एट प्राइमरी एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। PSC और CSC के ऊपर जो एमओज होते हैं वो क्लिनिकली डायग्नोस करते हैं और पॉजिटिव लेबोरेटरी जो आइडेंटिफिकेशन होता है उससे जो भी केस फाइंड आउट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रू केस यानी कन्फर्म केस। सॉरी, ट्रू केस नहीं बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम कन्फर्म केस। और ये IDSP जो है उसके अकॉर्डिंग जो कन्फर्म केस होते हैं उसकी मेन जो डेफिनेशन है वो यही है कि जो एमओज जो होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, वो क्लिनिकली डायग्नोस करते हैं और अगर पॉजिटिव जो भी लेबोरेटरी टेस्ट है वो अगर पॉजिटिव आता है, वो PSC हो चाहे CSC हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंफर्म केस बोलेंगे। ओके,
अगला सवाल देखिए, ए डिजीज इज नॉन टू बी एन एंडेमिक, यानी कि आपको यहाँ पर एंडेमिक की डेफिनेशन पूछी गई थी। सिंपली आपको क्या पूछी गई थी, एंडेमिक की डेफिनेशन। डिजीज जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक। अब एंडेमिक बोलेंगे किसको, ये आपको सिंपली पूछा गया। देखिए यहाँ पर, व्हेन ए डिजीज बिकम वेरी वाइड स्प्रेड एंड अफेक्ट ए होल रीजन, ए कंटिनेंट और द एंटायर वर्ल्ड। एंडेमिक का मतलब है जो डिजीज कंडीशन है वो स्प्रेड आउट हो रही है होल रीजन के अंदर, ऑल ओवर रीजन के अंदर। एंडेमिक मतलब एंटायर वर्ल्ड के अंदर हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये मतलब कंस्टेंटली प्रेजेंट होती है, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को अफेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक। पैंडेमिक किसको बोलेंगे, पैंडेमिक का मतलब है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, एक जो कंट्री है उससे दूसरी कंट्री के अंदर स्प्रेड आउट हो गई, तीसरी कंट्री के अंदर स्प्रेड आउट हो गई। तो मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर अगर स्प्रेड आउट हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैंडेमिक। ओके, बाकी हम इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये भी प्रीवियस ईयर के बहुत सारे जो पेपर्स है दे रखे हैं हमने ऐप के ऊपर, वहाँ से आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट सवाल जो है वो रिपीट हुए हैं। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट केस कंट्रोल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज। सवाल आपको पूछा गया है कि केस कंट्रोल जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज है उसके रिगार्डिंग एक कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। यहाँ पर बोला गया नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बोला गया है, यानी कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है केस कंट्रोल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के बारे में। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन डी, द स्टडी प्रोसीड्स फॉरवर्ड फ्रॉम कॉज टू अफेक्ट। यानी जो स्टडीज है वो फॉरवर्ड टू कॉज टू अफेक्ट, ये एक जो ऑप्शन है ये यहाँ पर केस कंट्रोल स्टडीज़ के रिगार्डिंग गलत है। बाकी सारे के सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये ऑप्शंस आप अच्छे से पढ़ लेना, ये सारे के सारे केस कंट्रोल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ के पॉइंट्स है जो आपको अपकमिंग एग्जाम्स में जो भी आपकी नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी उनके अंदर पूछी जा सकती हैं, यहाँ से एक पॉइंट दे करके। ओके, अगला सवाल देखिए, सवाल पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। ए 6 month ओल्ड चाइल्ड, ये बीपी शीशेचंद की बुक से ऐसे के ऐसे उठाया गया है। ए 6 month ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंटिंग विथ सिम्टम्स ऑफ कफ कॉल्ड रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 40 per minute एंड नो चेस्ट इन ड्रॉपिंग, अंडर विच क्लासिफिकेशन ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज दिस चाइल्ड विल फॉल। देखिए यहाँ पर आपको एक बीमारी भी बताई गई है, यानी कि उसके साइन एंड सिम्टम्स बताए गए हैं, और आपको बताया गया है कि 6 महीने का बच्चा है जिसको हुआ क्या है, कफ हो रहा है, कोल्ड और की है, साथ साथ रेस्पिरेटरी रेट जो है वो मोर देन 40 पर मिनट है, 40 से ज़्यादा जो रेस्पिरेशन रेट है वो उस बच्चे की है। साथ ही साथ नो चेस्ट इन ड्रॉपिंग, जिन्होंने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से यहाँ से अगर क्वेश्चन को पढ़ा है तो उसने 100% आंसर गलत ही किया है। यहाँ पर इन्होंने कहा था नो चेस्ट इन ड्रॉपिंग, बच्चे के अंदर कोई भी चेस्ट इन ड्रॉपिंग नहीं हो रही है। चेस्ट इन ड्रॉपिंग अगर होती तो फिर आपका आंसर दूसरा हो जाता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है नो चेस्ट इन ड्रॉपिंग, और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो मोर देन 40 पर मिनट है। तो यानी कि बच्चे को क्या हुआ है, निमोनिया। निमोनिया तो बच्चे को हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला गया, कौन से क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ये आता है। यहाँ पर अलग अलग आपको निमोनिया की टाइप्स सब मतलब जो क्लासिफिकेशन है वो आपको दे रखा है। नो निमोनिया, ये बीपी शीशेचंद की बुक से एज इट इज़ सवाल उठाया गया। देखिए नॉन निमोनिया से यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है इसका। तो नेक्स्ट निमोनिया, यहाँ पर बोला गया नॉट सीवियर। निमोनिया तो बच्चे को हो रखा है लेकिन वो सीवियर नहीं है, यही आपको राइट आंसर करना था। अगर चेस्ट इंड्रोविंग वहाँ पे दिया होता ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन के अंदर, और वहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया नो चेस्ट इंड्रोविंग, अगर क्वेश्चन में चेस्ट इंड्रोविंग दिया जाता तो फिर आपके ये दोनों के दोनों ऑप्शंस जो है वो राइट हो जाते, लेकिन उन्होंने कहा था नो चेस्ट इंड्रोविंग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निमोनिया। तो आगे से ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। अगर चेस्ट इंड्रोविंग दिया जाता है तो आप आंसर में करना सीवियर निमोनिया एंड वेरी सीवियर निमोनिया। अगर ऑप्शन में सिर्फ नो चेस्ट इंड्रोविंग दिया जाए तो फिर आपको सिर्फ निमोनिया ही आंसर में करना है। अगला सवाल देखिए, विच न्यूट्रिशन सप्लीमेंट इज गिवन ड्यूरिंग एपिसोड ऑफ डायरिया टू रिड्यूस द ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ द एपिसोड। ये तो बिल्कुल इजी सा सवाल है और बहुत बार ये पहले भी पूछा जा चुका है कि कौन सा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है जो हम देंगे कब, जब किसी पर्सन को डायरिया हो तो उस दौरान उस डायरिया की जो ड्यूरेशन है और जो सीवियरिटी है उसकी एपिसोड्स की, उसको रिड्यूस करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट हम देंगे। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर कर देना ऑप्शन सी जिंक। ये तो आप सभी को पता ही होगा, बिल्कुल इजी सवाल है। अगला सवाल देखिए,
ये भी वैसे इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है और ऐसे सवाल हर एक सीएचयू के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर कॉजिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। कौन सा एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कॉज करता है। मॉडिफाइबल का मतलब है जिसको हम चेंज कर सके, नॉन मॉडिफाइबल का मतलब है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर नॉन मॉडिफाइबल के जो ऑप्शंस है वो तो है आपके एज, जेनेटिक फैक्टर एंड फैमिली हिस्ट्री। क्या आप एज को एक जगह रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं रोक सकते। जेनेटिक फैक्टर है, आप जीन्स को तो चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। फैमिली हिस्ट्री अगर रही है तो उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप चेंज किसको कर सकते हैं, मतलब मॉडिफाई आप किसको कर सकते हैं? सिगरेट स्मोकिंग। कोई पर्सन है जिसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, उसको आप ये वो पर्सन मान लीजिए कि बहुत सारी सिगरेट या फिर बीड़ी वगैरह ये बहुत ज़्यादा पीता है, तो उसको आप कह सकते हैं कि ये सिगरेट और जो भी बीड़ी वगैरह, जो भी तंबाकू, जो भी स्मोक आप करते हैं, ये आपको नहीं करना है। तो उस पर्सन मतलब वो बीमारी की वजह से वो छोड़ भी सकता है। तो ये क्या, एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जिसको हम छुड़ा सकते हैं। ओके, अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू फूड एडल्ट्रेशन ऑफ अरहर दाल विथ केसरी दाल। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। कौन सी वो डिजीज कंडीशन है जो फूड एडल्ट्रेशन यानी कि अरहर दाल और केसरी दाल, अरहर दाल विथ केसरी दाल की वजह से जो डिजीज कंडीशन स्प्रेड आउट होती है फिर कॉज होती है, वो कौन सी डिजीज कंडीशन है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन ए, लिथायरिज्म। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। अगला सवाल देखिए, एट व्हाट टेम्परेचर डीपीटी वैक्सीन इज स्टोर्ड फॉर ईयर्स। यानी 1 साल तक अगर कोई भी डिजीज कंडीशन है या फिर कुछ मंथ्स के लिए अगर आप जो डीपीटी की वैक्सीन है उसको आप स्टोर करके रख रहे हैं तो कितने टेम्परेचर पे आप इसको स्टोर करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत जल्द हम 10 या फिर 15 मॉडल टेस्ट पेपर सीएचओ के लिए हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल करवा देंगे। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स होंगे आपकी सीएचओ के एग्ज़ाम्स के लिए। जो भी पढ़ना चाहे तो वो आप हमारे ऐप के ऊपर से पढ़ सकते हैं, तो वो आपको जल्द ही प्रोवाइड हम करवा देंगे। अगला सवाल देखिए, हाउ मच साल्ट इज रिकमेंडेड फॉर द एडल्ट इन ए डे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसे WHO की तरफ से जो साल्ट इंटेक का आपको एक, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा कि WHO ने जो साल्ट इंटेक की जो रिकमेंडेशन दी है वो दी गई है कि 5 ग्राम से अबव या फिर मतलब 5 ग्राम तक साल्ट लेना चाहिए, इससे ज़्यादा साल्ट वगैरह नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना था, आपको यही तो पूछा गया कि एडल्ट वन को प्रत्येक दिन कितना क्या साल्ट जो है वो इंटेक करना चाहिए, ये रिकमेंडेशन आपको पूछी गई थी। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, नॉट मोर देन 6 ग्राम। 6 ग्राम से ज़्यादा साल्ट कभी भी पर्सन को नहीं खाना चाहिए पर डे। मिनिमम WHO के अकॉर्डिंग 5 ग्राम बोला गया है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर में क्या करना था, ऑप्शन सी 5 ग्राम। तो यहाँ पर आपको दे नहीं रखा, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या करना था, ऑप्शन सी, नॉट मोर देन 6 ग्राम। 6 ग्राम से ज़्यादा बिल्कुल भी साल्ट नहीं लेना चाहिए पर डे। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर आपको यहाँ पर नॉट मोर देन 6 ग्राम ना देकर सिर्फ आपको 5 ग्राम दिया जाए तो फिर आपको आंसर में करना है 5 ग्राम। अगला सवाल देखिए, ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक इज ए सडन एपिसोड ऑफ फोकल रिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट एंड लास्ट फॉर द पीरियड ऑफ। बहुत ही अच्छा सवाल है। TIA का अटैक किसी पर्सन को आया है, यानी ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक किसी पर्सन को आया और उसमें सडनली जो एपिसोड है वो कौन से आ रहे हैं, फोकल एंड रिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। मतलब रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब है जो ठीक कभी भी नहीं हो सकता। रिवर्सिबल का मतलब है कुछ देर के लिए जो है एपिसोड्स आए उसके बाद वो वापस नॉर्मल पर्सन हो जाता है। तो इस प्रकार के मतलब एपिसोड्स उस पर्सन के अंदर आ रहे हैं, तो ये कब तक, ये जो एपिसोड्स है वो कब तक क्या पीरियड इनका रहेगा, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया। तो TIA जब भी पर्सन को आता है तो जो भी यहाँ पर सडन जो एपिसोड्स पर्सन के अंदर न्यूरोलॉजिकल हो चाहे वो फोकल हो, कोई से भी एपिसोड्स हो, वो उस पर्सन के अंदर अगर अराइज हो रहे हैं तो वो लेस देन 24 आवर्स, यानी कि वो कम से कम लास्ट, अगर TIA का अटैक किसी पर्सन को आ रहा है तो उसमें जो भी फोकल हो चाहे न्यूरोलॉजिकल जो भी सडन एपिसोड्स उस पर्सन के अंदर डेवलप हो रहे हैं वो 24 घंटे तक ही रहेंगे। उसके बाद विद इन 24 आवर्स, यानी कि लेस देन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर वो पर्सन फिर से रिसॉल्व होके फिर से नॉर्मल कंडीशन के अंदर चला जाता है अगर TIA का अटैक हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। TIA का अटैक कभी भी किसी भी पर्सन को आए तो वो वापस रिसॉल्व जो है या फिर नॉर्मल कंडीशन के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर वो फिर से नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाता है। अगला सवाल देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। सवाल आपको पूछा गया है कि कौन सा एक यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का एक एग्जाम्पल है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, यानी कि यहाँ पे शायद बाय मिस्टेक ये इन्होंने क्वेश्चन तो छाप दिया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक से, लेकिन ऑप्शंस जो है वो इन्होंने शायद हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स या फिर जो हेल्थ के अलग अलग जो स्टेज है उनके डाल दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इनको ये बोनस अंक दिया जाएगा, जिनकी एग्ज़ाम हुई है सभी को यहाँ पर बोनस अंक मिलेगा। इन्होंने ऑप्शन गलत डाल दिए थे और क्वेश्चन इन्होंने अलग डाल दिया था, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सभी को बोनस दिया जाएगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की कोई एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं डाले गए थे। ओके, अगला सवाल देखिए, विथ रेफरेंस ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जॉब ऑफ आशा। जो NRHM है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, उसके तहत जो आशा की जो जॉब है, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो आशा होती है, उसके सभी रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जॉब के अंतर्गत आते हैं, एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन डी, कंडक्टिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। कभी भी आशा जो है वो बेबी की डिलीवरी नहीं करवा सकती है, ये उसका काम नहीं है, ये ANM का काम होता है। तो यहाँ पर जो बाकी जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं वो आशा के काम है, जो नहीं है वो कौन सा है, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए, विद इन हाउ मेनी पॉपुलेशन इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर एस्टैब्लिश्ड। सवाल पूछा गया कि कितनी क्या पॉपुलेशन पे PHC जो है वो एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, 30,000 से 40,000। जो PHCs होते हैं वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करते हैं, 30,000 से 40,000। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा गया, PMJAY इज एन एक्रोनिम फॉर। PMJAY का पूरा नाम आपको पूछा गया, यानी कि फुल फॉर्म आपको पूछी गया। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। शायद उसमें भी मिस प्रिंट हुआ है, यानी कि इन्होंने जो आंसर की तैयार की है उसमें शायद इन्होंने बताया नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सवाल में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। कौन सी एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है। तो यहाँ पर तो आपको राइट आंसर फिजिकली करना होगा, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती है वो ग्रुप्स के अंदर, ग्रुप्स ऑफ पीपल्स में, या फिर आप बोल सकते हैं ग्रुप्स ऑफ पीपल्स जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं और वहाँ से ये सैम्पलिंग टेक्निक जो भी परफॉर्म करते हैं वो ग्रुप्स ऑफ पीपल्स में हम करते हैं। तो ये यहाँ पर तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिजिकली। शायद इन्होंने बताया नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर बोनस नहीं मिलेगा इसका, शायद ये 2-3 क्वेश्चंस में आ गया है इसलिए। देखिए यहाँ पर PMJAY ये हो ही चुका है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगला सवाल देखिए, द रूरल हेल्थ स्कीम वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी। सवाल पूछा गया कि जो रूरल हेल्थ स्कीम है, ये जो रिकमेंडेशन दी गई थी कौन सी कमेटी के तहत, ये जो रिकमेंडेशन मिली थी रूरल हेल्थ स्कीम के बारे में, या फिर रूरल हेल्थ स्कीम के बारे में कौन सी कमेटी ने बताया था। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, श्रीवास्तव कमेटी। बहुत ही अच्छा सवाल है, आगे जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होने वाली है वहाँ पर ये सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, द टिपिकल बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व शोज। जो टिपिकली जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है उसमें कितनी क्या फेज होती है, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन बी, यानी कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ का जो कर्व है उसके अंदर टोटल 4 फेज होती है। ओके, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना था, ऑप्शन बी, 4 फेज। अगला सवाल देखिए, द कंडीशन करेक्टराइज्ड बाई ए प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल मोर देन 0.2 सेकेंड इन ECG इज कॉल्ड। एक कंडीशन आपको दी गई है और उसमें क्या हो रहा है, जो PR इंटरवल है वो बढ़ा हुआ है, मोर देन 0.2 सेकेंड, कितना, 0.2 सेकेंड से भी ज़्यादा PR इंटरवल आ रहा है। इस प्रकार की ECG आपने देखी, तो यानी कि इस पर्सन को ऐसा क्या हुआ है जिससे कि इसमें जो PR इंटरवल है वो बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर कर देना है ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा सवाल है, आगामी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक, इस पर्सन को क्या हुआ है, फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक। अगला सवाल देखिए, इन विच टाइप ऑफ डायबिटीज़ सर्कुलेशन ऑफ इंसुलिन इन वर्चुअली एब्सेंट। यानी कौन से वो टाइप का डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन का जो सर्कुलेशन है वो वर्चुअली एब्सेंट होता है, यानी कि जो डायबिटीज़ के अंदर जो इंसुलिन सिक्रेट होता है वो इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, वो सर्कुलेट ही नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार का जो डायबिटीज़ होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर कर देना ऑप्शन फर्स्ट, टाइप फर्स्ट डायबिटीज़। ये कंजेनाइटली होता है टाइप फर्स्ट डायबिटीज़, ध्यान रखना। 2020 में एम्स नॉर्सेट में सवाल भी पूछा गया था।
तो देखिए यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या करना है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज़। इसमें जो है इंसुलिन का सर्कुलेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल एब्सेंट होता है। अगला सवाल देखिए, ड्यूरिंग इमरजेंसी रैपिड एडजस्टमेंट मेड बाई द बॉडी आर ड्यू टू इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ। सवाल आपको पूछा गया है कि इमरजेंसी कंडीशन के अंदर बॉडी अगर रैपिडली एडजस्ट हो रही है तो किसकी इंक्रीज एक्टिविटी की वजह से हो रही है। तो आपने नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन का नाम तो सुने होगा, फाइट फ्लाइट है ना, जो हॉर्मोन्स होते हैं, जो रेस्पॉन्स फाइट फ्लाइट वाले रेस्पॉन्स होते हैं वो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन उन्हीं के होते हैं। तो वो कहाँ से सिक्रेट होते हैं, वो होते हैं एड्रिनल ग्लैंड से, यहाँ से एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन के अंदर अगर रैपिड एडजस्टमेंट कोई भी अगर पर्सन कर रहा है तो किसकी वजह से हो रहे हैं, मतलब एड्रिनल ग्लैंड की इंक्रीज एक्टिविटी की वजह से वो सारे काम हो रहे हैं। ओके, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड विद पेप्टिक अल्सर डिजीज। बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया कि पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर कर देना है ऑप्शन फर्स्ट, एच पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर जो पाइलोरी है ये पेप्टिक अल्सर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है। अगला सवाल देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया, नक्कल रेजिडिटी, फीवर एंड हेडेक आर क्लासिकल साइन ऑफ। बिल्कुल इजी सा सवाल पूछा गया कि नक्कल रेजिडिटी, फीवर और हेडेक किसी पर्सन को हो रहा है तो ये किसका साइन एंड सिम्टम है या फिर किसको ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये आप सभी को पता ही होगा, मेनिंजाइटिस। और ये बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, नक्कल रेजिडिटी जब भी आ जाए राइट आंसर में आप कर देना मेनिंजाइटिस। आगे जो है वो आपको सेम मेनिंजाइटिस के ही साइन सिम्टम्स मिलेंगे। अगला सवाल देखिए, हाइपरगैस्ट्रीनेमिया इज एसोसिएटेड विथ विच डिजीज। हाइपरगैस्ट्रीनेमिया ये जो डिजीज़ कंडीशन है या फिर जो सिम्टम है ये कौन सी डिजीज़ कंडीशन से जुड़ा हुआ है। अगर कोई कौन सी वो डिजीज़ कंडीशन है अगर वो हो जाए जिसकी वजह से पर्सन को होगा हाइपरगैस्ट्रीनेमिया, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर कर देना है ऑप्शन बी, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया में होता है हाइपरगैस्ट्रीनेमिया। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, नेक्स्ट जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होगी उनमें इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अगला सवाल देखिए, व्हाट शुड बी एडवाइज्ड टू प्रिवेंट प्रोग्रेस ऑफ ब्रगर डिजीज़। ब्रगर डिजीज़ जो है इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या एडवाइस देंगे। तो जो ब्रगर डिजीज़ है ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डिजीज़ कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिए जो आपको एडवाइस देनी है वो क्या देनी है, स्टॉप स्मोकिंग। पर्सन को कहेंगे कि आप स्मोकिंग बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो ये बीमारी ज़्यादा बढ़ेगी और आपकी डेथ भी हो सकती है। मतलब जब आप पेशेंट को डराओगे तभी तो पेशेंट आपकी बात मानेगा। तो इसलिए पेशेंट को डरा के रखना है और उसको आपकी जो भी बातें हैं वो मनवाते रहना है ना। तो एडवाइस क्या करेंगे, स्टॉप स्मोकिंग। अगला सवाल देखिए, फेरस सल्फेट इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट। एक पेशेंट है जिसको फेरस सल्फेट दी गई है और वो ले भी रहा है। आगे देखिए, सी रिटर्न टू द क्लिनिक इन 2 वीक। वो 2 वीक बाद में फिर से वो क्लिनिक पे आता है। आगे देखिए, विच असेसमेंट बाय द नर्स इंडिकेट दैट सी हैज़ नॉट बीन टेकिंग आयरन एज ऑर्डर्ड। यानी ऐसा कौन सा असेसमेंट जो नर्स ने किया है जिससे उसे पता चला है कि जो पेशेंट है वो फेरस सल्फेट नहीं ले रहा है, वो क्यों नहीं ले रहा है, ये आपको पूछा गया। उस पेशेंट ने फेरस सल्फेट नहीं खाई, मतलब क्यों नहीं खाई, आपको पता है, आपने क्या असेस किया उस पेशेंट के अंदर, यही तो आपको पूछा गया। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, यानी कि उस पेशेंट ने जब भी फेरस सल्फेट खाई तो उसका क्या हुआ, जो स्टूल है उसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन देखने को मिला, इसलिए उस पेशेंट ने जो है फेरस सल्फेट लेना ही बंद कर दिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, द क्लाइंट्स स्टूल आर लाइट ब्राउन। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग पोटेशियम क्लोराइड इन्फ्यूजन टू पेशेंट विथ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, पेशेंट है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का और उस पेशेंट को पोटेशियम क्लोराइड इन्फ्यूज़ करवा रहे हैं, एडमिनिस्टर करवा रहे हैं। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये आपने एडमिनिस्टर करवाया पोटेशियम क्लोराइड, तो इसका प्राइमरी पर्पज़ क्या है, ये क्यों आपने दिया है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पर्सन को। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन सी, रिप्लेसमेंट ऑफ डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय इंट्रासेलुलर मूवमेंट ऑफ पोटेशियम। इंट्रासेलुलर मूवमेंट्स के बढ़ने की वजह से पोटेशियम जो है उसकी डेफिशिएंसी हुई है, उसी को रिप्लेसमेंट करने के लिए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट को हम क्या दे रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड। ये आपको पर्पज़ यहाँ पे बताना है। ओके, अगला सवाल देखिए, सूटेबल पोजीशन फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन इज।
रेक्टल एग्जामिनेशन अगर आप कर रहे हैं तो कौन सी पोजीशन पेशेंट को देनी है, तो राइट आंसर आपको करना ऑप्शन डी, सिम्स पोजीशन। एनिमा जब भी आप लगा रहे हैं तो भी आपको पोजीशन कौन सी देनी है, सिम्स पोजीशन। तो रेक्टल एग्जामिनेशन करें चाहे एनिमा आप लगाए पर्सन को, आपको जो पोजीशन देनी है वो कौन सी देनी है, सिम्स पोजीशन। रेक्टल टेम्परेचर भी अगर आप ले रहे हैं तो सिम्स पोजीशन में ही लेना है। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियल केयर व्हेन केमिकल बर्न इज सस्पेक्टेड। देखिए सवाल क्या पूछा गया है, कौन सा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियल केयर है, यानी कि आपके पास में एक पेशेंट आया है जो केमिकली क्या हुआ है, बर्न हुआ है, केमिकल से वो पर्सन जला है। अब आप एज ए नर्स वहाँ पर इनिशियली कौन सी केयर उस पर्सन को प्रोवाइड करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियल केयर उस पर्सन को देनी है तो क्या करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, डॉग बाइट हो चाहे केमिकल बर्न हुआ हो, है ना, तो उस दोनों कंडीशन में क्या करना होता है, एक्सेसिव फ्लशिंग विथ वाटर फॉर 20 to 30 मिनट, यानी कि लगातार उस केमिकल बर्न से जहाँ से पर्सन जला है वहाँ पर एक्सेसिव फ्लशिंग विथ वाटर आपको करनी है, मतलब पानी से कंटिन्यू पानी के बहाव में उस जगह को रखना है करीबन 20 से 30 मिनट तक। ऐसे हम डॉग बाइट में करते हैं, तो वैसा ही यहाँ पर इनिशियल केयर उस पेशेंट को देनी होती है अगर केमिकल बर्न हुआ है तो। ओके, अगला सवाल देखिए, नॉर्मल रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, तो ये आप सभी को पता ही है, यूपनिया। नॉर्मल रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, यूपनिया। अगला सवाल देखिए, द डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड रेडिकल पल्स इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों ने गलती की होगी कि एपिकल पल्स और रेडियल पल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है तो वो तो पल्स डेफिशिट होता है, ये तो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ रखा है उन्होंने पल्स प्रेशर किया होगा। पल्स प्रेशर दोस्तों ध्यान रखना, डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको तो बोलते हैं क्या, पल्स प्रेशर। और एपिकल एंड रेडियल पल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स डेफिसिट। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन ए, पल्स डेफिसिट। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन लेड डाउन बाय WHO। WHO ने हैंड हाइजीन के अलग अलग स्टेप्स बता रखे हैं या फिर मूवमेंट्स आप लोगों को बता रखे हैं, आपने पढ़ भी रखे होंगे। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि कौन सा एक मूवमेंट नहीं है हैंड हाइजीन का अकॉर्डिंग टू WHO। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन सी, बिफोर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। पेशेंट सराउंडिंग, पेशेंट के चारों ओर अगर आप टच कर रहे हैं तो उससे पहले हैंड वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेशेंट को टच कर रहे हैं तो उससे पहले आपको हैंड वॉश करने हैं। ये तो WHO के अकॉर्डिंग हैंड हाइजीन के मूवमेंट्स हैं, नहीं है वो कौन सा है, ऑप्शन सी। बाकी जो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, आफ्टर टचिंग पेशेंट, बिफोर टचिंग पेशेंट, बिफोर क्लीनिंग या एसेप्टिक प्रोसीजर, इससे पहले आपको ये सारे मतलब जो हैंड वॉशिंग के प्रोसेस है वो आपको करनी होती है, जो प्रोसीजर वो परफॉर्म करना होता है। अगला सवाल देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, एम्स के एग्जाम्स में भी बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। हु हैज़ गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट के दिए हैं वो कौन से साइंटिस्ट ने दिए हैं, ये आप सभी को पता होगा, हेनरी फायोल। ये एम्स के एग्जाम में भी 2-3 बार पूछे जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना, हेनरी फायोल ने 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट के दिए हैं। अगला सवाल देखिए, द एनिमा गिवन टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन इज, यानी वो कौन सा एनिमा है जो हम यूज़ करेंगे किसी भी पर्सन को, यानी कि पर्सन की जो गैसेस डिस्टेंशन है उसको रिलीव करने के लिए कौन सा एनिमा यूज लेंगे। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, कार्मिनेटिव एनिमा। पोजीशन मैंने आपको बताई दी है, सिम्स पोजीशन में ये एनिमाज लगाए जाते हैं। यहाँ पर आपको सवाल पूछा है रिलीव गैसेस डिस्टेंशन, यानी कि पर्सन को पेट में अगर ज़्यादा गैस बढ़ जाए उस गैस को बाहर निकालने के लिए उस पर्सन को इस गैसेस डिस्टेंशन से रिलीफ देने के लिए जो एनिमा यूज लिया जाता है कौन सा यूज लेते हैं, कार्मिनेटिव एनिमा। अगला सवाल देखिए, इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन इज नॉन एज। अगर एक बच्चा जो है या फिर जो पर्सन है वो अगर इनवॉलेंट्रली जो है यूरिन पास आउट कर रहा है, वैसे 2 साल तक जो है वो ब्लैडर कंट्रोल बच्चे के हो जाता है, लेकिन बच्चा हो चुका है 5 साल का और वो अभी भी इनवॉलेंट्रली जो है यूरिन पास आउट कर रहा है, मतलब इस बच्चे को क्या हुआ है, या फिर इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, इस टर्म को बोलेंगे हम एन्यूरेसिस, इन्यूरेसिस। तो ये जो इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ यूरिन की जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, एन्यूरेसिस। अगला सवाल देखिए,
सवाल पूछा गया है बिल्कुल सिंपल सा। टर्म मेलिना मीन्स, मिलेना जो टर्म है इसका मतलब आपको पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, डार्क कलर्ड स्टूल कंटेनिंग ब्लड। डार्क कलर्ड स्टूल होगा, साथ ही साथ उसमें ब्लड भी प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मिलेना। अगला सवाल देखिए, द थ्योरी दैट इन्वॉल्व्स केयर एंड हेल्प थ्रू विच द क्लाइंट अटेन टोटल सेल्फ केयर इज, यानी जो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी है वो कौन से साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी, या फिर इस थ्योरी को क्या कहते हैं। सेल्फ केयर जो डेफिसिट थ्योरी है, इस थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपको पूछा गया, बहुत बार ये एम्स के एग्जाम में भी आपने देखा होगा। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है उनमें बहुत सारे पेपर्स में आपने ये सवाल भी देखा होगा। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन बी, उर्मीज थ्योरी। जो उर्मीज थ्योरी है वही होती है सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। इनमें से कौन सा एक प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी का प्रिजम्पटिव साइन है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन बी, नोजिया एंड वॉमिटिंग। प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी पूछे तो आंसर में आप कर देना नोजिया एंड वॉमिटिंग। ब्रेस्ट चेंजेज आप कर सकते हैं, यूरिनेशन चेंज या फिर इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। अगला सवाल देखिए, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ लेबर क्राउनिंग अकर्स। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, बहुत बार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो चाहे CHO के एग्जाम हो। क्राउनिंग जो है वो कौन सी स्टेज के अंदर देखी जाती है, लेबर की प्रोसेस या फिर लेबर की स्टेज आपने अलग अलग पढ़ी होगी, उसमें से कौन सी स्टेज के अंदर क्राउनिंग होता है। तो ये आपको राइट आंसर यहाँ पर आपको करना है ऑप्शन सेकंड स्टेज। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है और ये इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। कौन सा वो हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए। यानी प्रेगनेंसी जो कोई भी महिला कंसीव करती है तो उसके बाद प्रेगा न्यूज़ जो स्ट्रिप आती है उसमें यूरिन डाल के और वो अपनी प्रेगनेंसी को चेक कर सकती है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यानी कि तो ये जो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट मतलब अगर आता है तो उसमें कौन सा हार्मोन है जो रेस्पॉन्सिबल होता है, जो बताता है कि ये महिला जो है वो पॉजिटिव है यानी कि प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सी, ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन यानी HCG, शॉर्ट में आप बोल सकते हैं HCG। जो HCG हार्मोन है इसकी प्रेजेंस अगर यूरिन के अंदर है तो वो प्रेगनेंसी जो है टेस्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा और महिला को पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। अगला सवाल देखिए, ए वुमेन हु इज़ नॉट नाउ एंड नेवर हैज़ बिन प्रेग्नेंट इज कॉल्ड। बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया कि एक ऐसी महिला जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलते हैं नल्ली ग्रेविडा। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, नल्ली ग्रेविडा। आज के इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। PDF आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल ही जाएगी, तो ऐप को आप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग ट्रू लेबर। यानी जब ट्रू लेबर, जो भी महिला है वो लेबर के दौरान, जब आपने पढ़े होंगे ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन, तो देखिए ट्रू लेबर के अंदर है और वो क्लाइंट जो है वो ट्रू लेबर के अंदर है और आपको यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि नर्स जो है वो क्या एक्सपेक्ट करेगी कॉन्ट्रैक्शन के कैरेक्टरिस्टिक को लेकर। कॉन्ट्रैक्शन के कैरेक्टरिस्टिक को लेकर वहाँ पर जो नर्स है वो क्या एक्सपेक्ट करेगी। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन डी, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग इंटरवल्स। यानी कि धीरे धीरे जो कॉन्ट्रैक्शंस जो मतलब ज़्यादा इंटरवल से आ रहे थे, ज़्यादा समय से आ रहे थे, जैसे 5 मिनट से आ रहे हैं, कभी 10 मिनट से आ रहे थे, वो जो है धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शंस तो बढ़ते रहेंगे लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन है उसका जो इंटरवल है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा। तो ये जो है ये ट्रू लेबर पेन को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर क्या करना था ऑप्शन डी, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग इंटरवल। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। रिमेनिंग जो 50 क्वेश्चंस है वो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिल जाएंगे। दोस्तों आप नेक्स्ट पार्ट को देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और आप सभी अपने फ्रेंड्स को वीडियो की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच।